माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का लर्निंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड मोशन। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यू डू मोस्ट ऑफ योर डे टू डे वर्क एट अ सर्टेन टाइम। देखो आप अपनी जो रोज़मर्रा के काम है वो सर्टेन टाइम पे करते हो, जैसे कि आप कितने बजे उठते हो उसका टाइम निश्चित होता है, कितने बजे सोते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे लंच करते हो, डिनर करते हो, ठीक है। तो सारे जो टाइम होते हैं वो निश्चित होते हैं। द नॉलेज ऑफ टाइम इज़ असेंशियल फॉर कैरिंग आउट योर डेली एक्टिविटीज़। देखो समय का ज्ञान होना ना हमारे रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल यानी कि ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द मॉर्निंग। आप अपना ब्रेकफास्ट खाते हो मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर टाइम पे। लेट्स सपोज कोई 8 बजे खाता है तो यूजुअली वो 8 ही बजे खाएगा, कोई 10 बजे खाता है, कोई 7 बजे खाता है। तो आपका एक निश्चित समय होता है ना, कि हम कितने बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। यू नीड टू नो, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है द टाइम टू रीच द स्कूल, है ना। तो भाई हमें कितने बजे स्कूल पहुंचना है ये समय जानने की हमें ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो द टाइम व्हेन योर स्कूल इज़ ओवर, और आपको ये जानने की भी ज़रूरत होती है कि आपका जो टाइम है स्कूल का वो कितने बजे ओवर होता है। द टाइम फॉर योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम वो भी निश्चित होता है, किसी का 7 बजे आता है फेवरेट प्रोग्राम, किसी का 8 बजे आता है, एंड सो ऑन। द टाइम यू शुड गो टू बेड वो भी निश्चित होता है, एट्सेट्रा। दैट मीन्स ओवरऑल आपको ये समझाया जा रहा है कि हमारे लिए हर काम का एक निश्चित समय होता है, यानी कि समय का ये महत्व होता है। हाउ डू वी गेट टू नो द टाइम, हमें टाइम कैसे पता चलता है। कैसे पता चलता है भाई, घड़ी में देखकर पता चलता है। वी नो द टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। क्लॉक्स मीन्स जो दीवार पे लगती हैं, वॉचेस मीन्स जो आप हाथ में पहनते हो। हाउ डिड पीपल इन एंशिएंट टाइम गेट टू नो द टाइम। प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे वो टाइम को कैसे पता लगाया करते थे। मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में टाइम को कैसे मेजर किया जाता था। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस फॉर नोइंग टाइम। प्राचीन काल में लोगों के पास ना तो क्लॉक्स हुआ करती थी ना तो वॉचेस हुआ करती थी जिससे उन्हें टाइम पता चले। बट दोज पीपल न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, लेकिन वो लोगों को टाइम का इंपॉर्टेंस पता होता था। टाइम मतलब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है। आवर एंसेस्टर्स यूज्ड सम नेचुरल इवेंट्स, जो हमारे प्राचीन काल में जब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनका क्या था कि वो नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि भाई सूरज जब उगता है तो ये समय है, फिर डूबता है तो ये समय, इस तरह से वो चीज़ों को अंदाज़ा लगाते थे, सीजन से अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। वो रिपीट देखते थे कि रिपीट क्या चीज़ कितने देर बाद हो रही है, उस तरह से वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। तो आवर एंसेस्टर्स यूज्ड सम नेचुरल इवेंट्स विच रिपीट रेगुलरली आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम्स टू मेजर टाइम। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वाज कॉल्ड एज डे और सोलर डे। बहुत इंपॉर्टेंट है डे और सोलर डे के बारे में जानना कि भाई कितने बजे सूरज उगता है और कितने बजे वो छिपता है, नहीं सॉरी, अगले दिन कितने बजे उगता है, मतलब आज कितने बजे होगा और कल कितने बजे होगा, उतने के बीच में जितना भी टाइम पीरियड है आपका वो सोलर डे कहलाता है। द टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून वाज कॉल्ड अ मंथ। और हम बोलते हैं एक न्यू मून से लेकर अगले न्यू मून तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम एक मंथ बोलते हैं, एक महीना बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन वाज कॉल्ड अ ईयर। और जो समय लगता है सूरज का चक्कर लगाने में पूरे धरती को वो 1 साल का समय होता है, हम उसे ईयर बोलते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो एंशिएंट टाइम में यूज़ होती थी, वो हैं सन डायल, जिनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। सन डायल हो गया, सैंड क्लॉक हो गई और वाटर क्लॉक हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जिनकी सिलेबस में ये बुक है वो ज़रूर याद कर लें। द महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह सेकेंड बिल्ट द बिगेस्ट सन डायल इन द वर्ल्ड। इन्होंने सबसे बड़ा सन डायल वर्ल्ड का वो बनवाया था, उसका नाम था सम्राट यंत्र। इन द ईयर 1728 में बनवाया था। द सनडायल इज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड जंतर मंतर बिल्ट एट जयपुर। तो ये कहाँ बना हुआ है, जयपुर में। ये पार्ट है एक ऑब्जर्वेटरी का, जो क्या है, क्या कहा जाता है उसे, जंतर मंत्र कहा जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड एक्सट्रीमली एक्यूरेट सन क्लॉक। ये सबसे बड़ी सन क्लॉक है, मतलब जितनी भी दुनिया में सन क्लॉक है उसमें सबसे बड़ी यही सन क्लॉक है। दैट डिटरमाइंस लोकल टाइम, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट बताती है कहाँ कौन सा टाइम को, लोकल टाइम को, आपके आसपास जो समय हुआ है उसको बिल्कुल सही बताती है, ठीक है। वर्ल्ड में अमेरिका में क्या टाइम हुआ है वो नहीं, जो हमारे इंडिया में हुआ है वो बताती है, राइट। द अदर जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज कहाँ कहाँ पर हैं, दिल्ली में है, वाराणसी में है और उज्जैन में है। सो लगभग यहाँ पेज 1 हमारा खत्म होने वाला है।
अब आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमें ज़रूरत होती है कि हम टाइम के इंटरवल्स को मेज़र करें विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, है ना। मेजर जैसे एक से दूसरे घंटे के बीच की दूरी, है ना, तो इस तरह से घंटे के बीच में जो मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं, ये सब हमें बहुत जानना पड़ता है। ये दिन से तो शॉर्ट ही होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन वो जो टाइम होता है वो मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लॉक्स एंड वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। क्लॉक और वॉचेस जो हैं वो मोस्ट कॉमन हैं टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, और ये हम यूज़ करते हैं। ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब जैसे हर काम, जैसे 1 घंटे बाद हो रहा है, या कोई काम रेगुलरली 2 घंटे बाद हो रहा है, कोई काम रेगुलरली 3 घंटे बाद हो रहा है, तो वो पीरियोडिक मोशन में इनको मेज़र किया जाता है। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, आपने सीखा है पिछली क्लासेस में, दैट अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, एक ऐसा मोशन है ना, ऐसी गति जो रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि देखो, मान लो यहाँ पर एक बच्चा है, ये एक झूला है, यहाँ पर एक बच्चा आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, तो बराबर टाइम इसको लग रहा है। पीरियोडिक मोशन ये बार बार हो रहा है। जैसे कि एक क्लॉक है, ठीक है, ये इसका डायल है, ये यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये लगातार उतनी दूरी पे चल रहा है ना, इसको बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस विच शो पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल पेंडुलम, आपकी जो घड़ी में लगा हुआ होता है, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, याद कर लेना सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन भी। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल। सिंपल पेंडुलम जो होता है ना, वो होती है, उसमें एक स्मॉल मेटल की बॉल लगी हुई होती है, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड, यानी कि वो लटकी हुई होती है लंबे से धागे से, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, है ना, उसको एक पूरा रिजिड मतलब कस के अच्छे से उसको सपोर्ट मिला होता है, सच दैट द बॉब इज़ फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। और इस तरीके से बॉब जो होता है, यहाँ कोई फोटो है, यस, ये देखिए, ये बॉब होता है हमारा, और ये लॉन्ग सी हमारी थ्रेड है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करता है, पहले जाए आगे, फिर बीच में, फिर पीछे, फिर बीच में, फिर आगे, फिर बीच में, फिर पीछे, फिर बीच में, इस तरह से इसका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द मोशन ऑफ पेंडुलम वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय गैलीलियो। अब सबसे पहले जो मोशन था ना, कि भाई ये इस तरीके से होता है, किसने देखा था, ये गैलीलियो ने देखा था। अ सिंपल पेंडुलम इज शोन इन फिगर, तो फिगर आपको 13.2 मैंने दिखाई दी, तो उन्होंने एक तरीके से इसको स्टडी किया था, देखा भी नहीं था, इसको स्टडी किया था, ठीक है, समझा था, इसके बारे में और ज्ञान प्राप्त किया था। सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि धागा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ से वो लटका हुआ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये देखो यहाँ पे, ये रहा ना, यहाँ से वो लटका हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लंबाई जो होगी वो पेंडुलम की लेंथ हो गई, और एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हम इसको एल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये देखो, ये हो गया ना पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लेंथ होगी, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मीन पोजीशन ऑफ अ बॉब। मीन पोजीशन क्या होती है भाई, ये देख रहे हो आप बीच में, ये मीन पोजीशन यहाँ लिखा हुआ है ना, मीन पोजीशन, तो सेंटर पोजीशन एक तरीके से। मीन पोजीशन ऑफ अ बॉब, द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है, वो क्या कहलाती है, मीन पोजीशन। अब देखो, जब बॉब हिल नहीं रहा तो कहाँ रहेगा, अपने सेंटर में रहेगा। रेस्ट मतलब वो हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा, अपने सेंटर में रहेगा, तो वही उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। जब वो रेस्ट में होता है तो जो उसकी पोजीशन होती है वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। इन फिगर 13.2 द पोजीशन ए इज़ द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होती हैं, कि वो कितना आगे या फिर कितना पीछे जा रहा है, मैक्सिमम, राइट। द पोजीशंस वेयर द बॉब इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज आर कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशंस। अब देखो, यहाँ पर एट रेस्ट है, ये मतलब अभी ये हिल नहीं रहा है। एट रेस्ट का मतलब क्या है, ये हिल नहीं रहा है, यहाँ पर है, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब एक्सट्रीम पोजीशन, कितना आगे जा रहा है, फिर बीच में आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, कितना वो पीछे जाएगा, तो ये जो मीन पोजीशन से आपका डिस्टेंस बनता है ना, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती है। इन फिगर 13.2 द पोजीशन बी एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब, तो ये बॉब की एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं। ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम, ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एन ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम। अब वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मतलब लगातार चक्कर लगाना, मतलब कैसे, ये धागा से यहाँ लटका हुआ है, एक बार यहाँ जाना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ जाना और वापस यहाँ आना, इस तरीके से एक ऑस्किलेशन हमारा पूरा होता है। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एन ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम। फॉर एग्जांपल इन फिगर 13.2 बी,
उसमें दे रखा है द मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम ए टू बी, देन फिर वो बी टू सी एंड बैक टू ए, मतलब पहले आगे जाना, फिर बीच में आना, फिर पीछे जाना, फिर बीच में आना, और यहाँ कंप्लीट होता है हमारा वन ऑस्किलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम क्या कहलाता है भाई? एज द पेंडुलम ऑस्किलेट्स टू एंड फ्रो, हमें पता है आगे पीछे ठक 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 घूमता है। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से दूरी पर जाना, डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से हटना, ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड, इधर मतलब आगे भी और पीछे भी, इट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, उसको उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। दस इन फिगर 13.2 द डिस्प्लेसमेंट ए बी और ए सी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, यानी कि ये जगह यहाँ से ये ए से बी तक जाना ये एम्पलीट्यूड है, या फिर ए से सी तक जाना ये भी एम्पलीट्यूड कहलाती है ना। आप दोनों में से किसी को भी करते हो, बट डिस्प्लेस हो रहा है ना, अपनी जगह से हट रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब एक पेंडुलम जो है वो एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी वो लेता है, वही हमारा क्या कहलाता है भाई? उसका टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कहलाता है। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इन फिगर 13.2 द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड फाइनली बैक टू ए, है ना। ए से बी तक आगे गया, फिर ए पर आया, फिर कहाँ गया? सी, बी से बी टू सी गया, फाइनली ए पर आया। ये पूरा टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, है ना, जितना वो टाइम लगा वहाँ पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम क्या है? द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, कितनी बार ठक 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 कितनी बार मेड बाय द पेंडुलम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी बार वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो याद कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, इजिकल टू 1/, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं। अब ये एक्टिविटी है, ये आपको करके खुद ही देखनी होती है। हम आते हैं चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पर हमें डू यू नो दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली वाज द फर्स्ट वन टू मेक यूज ऑफ पेंडुलम, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ किया था पेंडुलम का, ठीक है ना। वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन आ कैथेड्रल, यानी वो चर्च में बैठे थे एट पीसा। पीसा कहाँ पर है? इटली में है। तो देयर ही सॉ अ शैंडलियर, उन्होंने वहाँ पर एक शैंडलियर देखा, झूमर बोलते हैं ना जिसको हम, है ना, वो जो छत पे लटकाते हैं, बहुत कांच का खूब सुंदर सा होता है, ठीक है, वो होता है हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, छत से लटका हुआ था, विद अ लॉन्ग चेन, ठीक है, और स्विंगिंग स्लोली, और धीरे 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 वो झूले की तरह हल्का हल्का हिल रहा था। देयर वाज नो वॉच और क्लॉक एट द टाइम टू मेजर टाइम, अब उस समय वहाँ पर कोई भी घड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था कि वो टाइम मेजर कर पाते। सो गैलीलियो टाइम द ऑस्किलेशंस बाय काउंटिंग द बीट्स ऑफ हिज पल्स, तो उन्होंने अपनी धक 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 जो आपकी पल्स में से आवाज़ आती है ना, उसको ही उन्होंने जो है, आप अपने हाथ में जो कलाई होती है ना, वहाँ पे आप हम नस पे हाथ रखिएगा तो वहाँ से हम पल्स काउंट करते हैं, तो वहाँ से उन्होंने उन बीट से उसको गिनना शुरू किया। ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने बहुत ध्यान से इसकी ऑब्जर्व किया इसको, ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया दैट वाइल द ऑस्किलेशंस ऑफ द शैंडिलियर ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रही है, लेकिन टाइम टेकन बाय वन ऑस्किलेशन स्टिल रिमेन द सेम, है ना। टाइम जो है वो सेम ही रह रहा है, स्लो हो रही है गति, लेकिन टाइम जो ऑस्किलेशन का सेम है। द टाइम टेकन बाय वन ऑस्किलेशन स्टिल रिमेन द सेम। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ ऑलवेज टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, हमेशा जो है जो टाइम लेता है पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमेशा सेम ही रहती है ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक, और इस तरीके से क्या होता है, पेंडुलम क्लॉक का जो है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से ये न्यूमेरिक क्वेश्चन, ठीक है, पहला न्यूमेरिक देखते हैं। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑस्किलेशंस, ठीक है ना, हम सही चल रहे हैं ना, राइट। देखो एक सिंपल पेंडुलम है जो 32 सेकेंड लेता है टू कंप्लीट 20 ऑस्किलेशंस, ठीक है, 20 ऑस्किलेशन चक्कर टू एंड फ्रो टक 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 लगाना। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम? तो टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे? देखो सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिखना है, गिवन यानी आपको दिया हुआ क्या है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑस्किलेशन इज इक्वल टू 32 सेकेंड्स, यही दे रखा है। सो टाइम टेकन फॉर वन, जब एक का निकालते हैं ज़्यादा का पता होता है हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 32 को 20 से, कितना आया 1.6 आया। क्या किया मैंने, फिर से समझो, टाइम टेकन फॉर 20 ऑस्किलेशन कितना आया 32 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर है। 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा 32 सेकेंड्स लगा। सो टाइम टेकन फॉर वन ऑस्किलेशन की कितना लगेगा 32/20 यानी कि 1.6 सेकेंड। दस द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 1.6 सेकेंड, बस डिवाइड करके हमारा टाइम पीरियड निकल आता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब लेटेस्ट ट्रेंड टू मेजरमेंट ऑफ टाइम, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है भाई,
अब आजकल कैसे करते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पेंडुलम इज यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक। जो प्रिंसिपल है पेंडुलम वाला, सिंपल पेंडुलम वाला, वो पेंडुलम क्लॉक में यूज होता था। द ऑस्किलेशंस ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो जो ऑस्किलेशंस होती हैं पेंडुलम की, वो कंट्रोल की जाती हैं मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी कि वो जो उसका हाथ पर होता है ना, मिनट हैंड, सेकेंड वाला हैंड और आवर वाला हैंड, उसकी बात चल रही है। अब मैकेनिकल रिस्ट वॉच जो होती है डज नॉट हैव अ पेंडुलम। अब मैकेनिकल रिस्ट वॉच जो हाथ में पहनते हो उसमें कहाँ होती है हमारी, ठीक है, उसमें पेंडुलम नहीं होता। इंस्टेड उसकी बजाय इट हैज़ अ बैलेंस व्हील, उसके अंदर होता है एक बैलेंस व्हील विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इट्स हैंड, जो उसके हाथ को यानी मिनट हैंड को, आवर हैंड को, सेकेंड वाले हैंड को कंट्रोल करता है। दीज डेज मोस्ट ऑफ अस यूज़ करते हैं क्वार्ट्स क्लॉक्स एंड वॉचेस। दीज वॉचेस मेजर टाइम एक्यूरेटली। और ये जो क्वार्ट्स वॉचेस होती हैं ये टाइम को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर लेती हैं। क्वार्ट्स हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्किलेटिंग। क्वार्ट्स की जो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है ऑस्किलेट करने की व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन दीज वॉचेस, इस तरह की वॉचेस में एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ क्वार्ट्स जो क्रिस्टल होता है आर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो उसको प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। द क्वार्ट्स क्लॉक आर मोर एक्यूरेट देन पेंडुलम क्लॉक। लेकिन ये जो होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं पेंडुलम क्लॉक के मुकाबले। फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए आज स्टॉप वॉचेस यूज। हम किसको यूज़ करते हैं? स्टॉप वॉच। जैसे अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह कराते हो जहाँ पर आपको सेकंड्स तक काउंट करने हैं तो हम वहाँ स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। इट कैन बी मेड टू स्टार्ट और स्टॉप विद द हेल्प ऑफ अ पुश बटन एंड यूज टू मेजर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। छोटे से छोटा टाइम जिसमें हम मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट स्पोर्ट्स इवेंट इट कैन मेजर 1/10 ऑफ अ सेकेंड, 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं। नाउ अ डेज आजकल क्या है भाई, डिजिटल वॉचेज आर ऑल्सो अवेलेबल। डिजिटल वॉचेस भी आ गई हैं मार्केट में। दीज डिजिटल वॉचेस डू नॉट हैव आवर, मिनट और सेकेंड हैंड, इन पर ये सब चीज़ें नहीं होती। इंस्टेड इनकी बजाय दे डिस्प्ले टाइम इन डिजिट्स। लिख कर आ जाता है ना, जैसे इस तरह से लिख कर आ जाता है 4:15 तो आपको पता चल गया 4:15 हुए एंड सो ऑन। फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक्स आर बीइंग यूज्ड। अब इससे भी ज़्यादा अगर आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट करना है तो एटॉमिक क्लॉक्स आ गई हैं। दीज क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन वेरिएशंस ऑफ एटॉम्स फॉर मेजरिंग टाइम। बहुत ही माइन्यूट सा भी डिफरेंस आपको पता चल जाता है। अ टाइमर क्या होता है? अ टाइमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक। टाइमर होती है स्पेशल टाइप की क्लॉक, यूज होती है टू रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की, मतलब किस सीक्वेंस में इवेंट्स हुए हैं। इट इज़ यूज इन माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, सब में टाइम होता है ना, इतना टाइमर लगा दिया फिर इतनी देर वो घूमे चले, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड एयर कंडीशंस एट्सेट्रा। देन आता है हमारा यूनिट ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज अ सेकेंड एंड रिटन एज एस। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट पूछ लेते हैं तो सेकेंड होती है। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। लार्जर यूनिट्स होती हैं मिनट्स और आवर्स, रिटन एज MIN एंड H, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सम यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जेंस, ठीक है, कैसे करेंगे? 60 सेकंड 1 मिनट का होता है, सबको पता है। 60 मिनट्स में 1 घंटा बनता है, ये भी पता है। 24 घंटे का 1 दिन बनता है। 30 डेज में 1 मंथ बनता है। 12 मंथ्स में 1 ईयर बनता है। 10 ईयर्स का 1 डेकेड बनता है। 100 ईयर्स का 1 सेंचुरी बनता है। 1000 ईयर्स में 1 मिलेनियम बनता है। सबको पता होता है ये। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक का हम करेंगे इस वीडियो में, राइट, और फिर अगली वीडियो में इस चैप्टर को करेंगे हम कंप्लीट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी तो है ही, इसीलिए इसे 2 ही पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।